कि इश्क एक जात में हो जरूरी है क्या, आप राजी हर बात में हो जरूरी है क्या। मैंने कहा सर कि इश्क एक जात में हो जरूरी है क्या, आप राजी हर बात में हो जरूरी है क्या। हमने दिल दिया वो मौसम पतझड़ का था, मोहब्बत सिर्फ बरसात में हो जरूरी है क्या। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक रौतवार आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दो गाजी क्लासेस पे आपका स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लेकर चलने वाले हैं आपको उस एपिसोड से थोड़ा सा आगे जिसे आप कुछ विकासात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हो। थोड़ा अपन इस बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। जो विकास हम पढ़ेंगे बाल विकास में, तो बाल विकास का जो शेड्यूल जो रहेगा आपका वो रहने वाला है कि बाल विकास आप पढ़ने वाले। बाल विकास में आप पढ़ेंगे क्या क्या। बाल विकास में आप पढ़ते हो बाल विकास का इतिहास। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे आप बाल विकास के नियम, विकास की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे? विकास की अवस्थाएं। उसके बाद विकास के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? विकास के सिद्धांत। थोड़ा सा हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है और वो चेंज बस इतना ही है कि हम पहले डिस्कस करेंगे आपके विकास के सिद्धांत। क्या डिस्कस करने वाले हैं? थोड़ा सा विकास के सिद्धांत हम डिस्कस करने वाले हैं। हम जो बचता है आपका इतिहास, विकास के नियम और विकास की अवस्थाएं, क्योंकि बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि बोला सर हमारा एग्जाम नजदीक है तो इनको थोड़ा पहले करा दीजिए। तो इस रिक्वायरमेंट पे हम आपको थोड़ा सा अपने टाइम टेबल में या अपने पढ़ाने के जो एक सिस्टम होता है उसमें थोड़ा सा चेंज करके चल रहे हैं। और उस चेंज में बस इतना ही है कि हमें पहले क्या डिस्कस करना है, विकास के सिद्धांत। क्या डिस्कस करना है सर? विकास के सिद्धांत। और इन विकास के सिद्धांतों में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हम पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से विकास के सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। तो विकास के सिद्धांत आज हमारा हेडिंग रहने वाला है या हमारा टॉपिक रहने वाला है। विकास के सिद्धांत होते कौन कौन से, वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ से क्वेश्चन बाल विकास में या यूं कहूं CDP में, पूरी ही CDP में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले हैं वो आपके इसी विकास के सिद्धांतों में से होने वाले हैं। जहाँ हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत सर? मनोसामाजिक सिद्धांत। और मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आपके एरिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था सर? एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आप पढ़ने वाले हो मनोविश्लेषण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत आपके सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और उसके बाद आप पढ़ने वाले हो मनोलैंगिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत भी आपके किसके द्वारा दिया गया था? फ्राइड साहब के द्वारा ही दिया गया था। उसके आप बात पढ़ने वाले हो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत सर? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आप पढ़ने वाले हो। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आपके जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। और एक जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ही। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ही दिया गया था आपके वाइगोत्स्की जी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था सर? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। और अपन नेक्स्ट में डिस्कस करूं, अपन को पढ़ना है नैतिक विकास सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ना है सर हमें। और नैतिक विकास सिद्धांत दिया था आपके कोहलबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? कोहलबर्ग जी के द्वारा दिया गया था। और एक नैतिक विकास सिद्धांत आप पढ़ने वाले हो, बोलिए किसके द्वारा? नैतिक विकास सिद्धांत, जो आपके बहुत व्यक्ति विशेष बहुत अच्छे, जिनका एक CDP के अंतर्गत बहुत बड़ा योगदान है, जिसे भी आप जीन पियाजे के नाम से भी आप जानते हो। किसके नाम से जानते हो? जीन पियाजे जी के नाम से आप जानते हो। इसके अलावा आप पढ़ने वाले हो पारिस्थितिकी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत सर? पारिस्थितिकी सिद्धांत आप पढ़ने वाले हो। पारिस्थितिकी सिद्धांत देने वाले यूरी ब्रेनर जी के द्वारा दिया गया था। और एक सिद्धांत जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हो, भाषा विकास सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत सर? भाषा विकास सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? भाषा विकास सिद्धांत, जिसके द्वारा दिया गया था नॉम चॉम्स्की के द्वारा। नॉम
चॉम्स्की जी के द्वारा दिया गया था, लेकिन इनके अलावा कुछ लोगों ने और भाषा विकास के बारे में अपनी अपनी राय रखी। तो ये हम कुल 9 सिद्धांत अपन आपके सामने डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। मनोविश्लेषण सिद्धांत आपके किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट में कहूँ आपका मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था? आपके ये भी आपके सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आपके जीन पियाजे जी के द्वारा दिया गया था। आपका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दूसरा किसके द्वारा दिया गया था? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट में कहूँ आपसे नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत आपके एक नैतिक विकास सिद्धांत कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था, दूसरा नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आप डिस्कस कर रहे हो सर पारिस्थितिकी सिद्धांत, इकोलॉजी थ्योरी, ये दिया था यूवी ब्रेनफेन बेगनर जी के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे भाषा विकास सिद्धांत, नाम चॉम्स्की जी द्वारा ये सिद्धांत दिए गए थे। तो अपन हम कुल 9 सिद्धांत हमें पढ़ने बाल विकास के सिद्धांत के रूप में। तो इन 9 सिद्धांतों में से श्योर है जहां अगर कोई भी टेट से संबंधित, कोई भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से संबंधित, आरपीएससी की कोई सी भी एग्जाम से संबंधित अगर कहीं बात होगी, रीट से संबंधित कहीं बात होगी, किसी भी राज्य के टेट से संबंधित कोई बात होगी, तो 1000% आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आने के पूरे चांसेस रहेंगे। या यूँ कहूँ ये क्वेश्चन इस विकास के सिद्धांत के अभाव में आपका कोई भी रेट का या टेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा अधूरा रह जाता है। तो इन विकास के सिद्धांतों को तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। और हमारे पढ़ने का तरीका जो पहले की तरह रहता है एकदम शॉर्ट एंड स्वीट और ट्रिक के माध्यम से हम आपको लेके चलेंगे। सबसे पहला सिद्धांत डिस्कस करने वाले हैं हम आपके साथ मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत डिस्कस करने वाले हैं सर? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। आज के बाद ये मनोसामाजिक विकास सिद्धांत और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अलावा कोई से भी सिद्धांत में आपको रटने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी तो गारंटी दे सकते हैं हम आपको, जहां आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये चीज रटनी भी है। रटने तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की। तो सबसे पहला सिद्धांत हम कौन सा देख रहे हैं सर? बताइए। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत अपन डिस्कस करेंगे। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से। किसके नाम से? थ्योरी के नाम से। तो हमने कौन सा सिद्धांत हमने डिस्कस कर रहे हैं हम सर? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में आप क्या कहते हो? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से आप जानते हो। जिसके प्रवर्तक की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो प्रवर्तक माने जाते हैं आपके एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन। कौन सर? एरिक एरिक्सन। कौन? एरिक एरिक्सन। अगर एरिक एरिक्सन की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एरिक एरिक्सन निवासी कहाँ के हैं। तो ये सब निवासी कहाँ के हैं बताइए? एरिक एरिक्सन निवासी कहाँ के हैं? निवासी कहाँ के हैं सर? आया कुछ दिमाग में? नहीं आया ना? तो देख लेते हैं। चलो, एरिक एरिक्सन आपके कहाँ के निवासी हैं? एरिक एरिक्सन अमेरिका के निवासी हैं, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था, जन्म इनका जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? जर्मनी में हुआ था। अपना प्रोफेशन जो पीरियड था, एक व्यावसायिक जो जीवन उन्होंने बताया, वो कहाँ पे बताया था? अमेरिका में बताया था। कहाँ पे बताया था सर? अमेरिका में बताया था। अगर मैं बात करूं इस एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत को उन्होंने दिया था, कब दिया था? आपके 1963 में दिया था। उन्होंने एक 1963 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? कौन सी पुस्तक लिखी थी सर इन्होंने? बताइए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी अपनी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में, और इसी 1963 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। इनको अगर मैं उपनाम की मैं बात करूं, एरिक एरिक्सन के जो उपनाम हैं, वो उपनाम अगर हम इनके उपनाम के बारे में देखा जाए तो इसके जो उपनाम रहेंगे वो हैं, एक तो नव्य फ्रायडवादी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? नव्य फ्रायडवादी इनको कहा जाता है। और अगर मैं कहूँ इनको ईगो मनोवैज्ञानिक के नाम से भी किसे जाना जाता है?
वैज्ञानिक के नाम से भी किसे जाना जाता है, आपके एरिक्सन को ही जाना जाता है। नव्य फ्राइडवादी कौन है, एरिक्सन है। ईगो मनोवैज्ञानिक कौन है, एरिक्सन है। ईगो ईगो सुपर ईगो से संबंधित व्यक्ति कौन है, सिगमंड फ्राइड है। लेकिन ये सिगमंड फ्राइड के विचारों से, कौन, एरिक एरिक्सन सिगमंड फ्राइड के विचारों से काफी हद तक सहमत थे, इसीलिए इसको एरिक एरिक्सन को नव्य फ्राइडवादी माना जाता है। क्या माना जाता है, नव्य फ्राइडवादी माना जाता है। एरिक एरिक्सन वास्तविकता से संबंधित रखते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, ईगो मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तो एक बार प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आप रिपीट करते चलिए। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, वो भी एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। निवासी कहाँ के हैं, ये निवासी हैं अमेरिका के। जन्म कहाँ हुआ, जन्म इनका जर्मनी में हुआ। इन्होंने अपना एक सिद्धांत, कौन सा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसमें दिया, कब दिया था, 1963 में दिया था। कौन सी पुस्तक में दिया था, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में दिया गया था। यदि इनके उपनामों की चर्चा करें तो इसके उपनाम क्या क्या है, नव्य फ्राइडवादी इनको कहा जाता है, ईगो मनोवैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के लिए मुझे आपकी इस कंटेंट को हटाना पड़ेगा। अगर मैं इस एरिक्सन की मैं बात करूं, एरिक्सन मैंने पहले भी कहा था कि सिगमंड फ्राइड के विचारों से, किसके विचारों से सर, फ्राइड के विचारों से काफी हद तक सहमत थे। कैसे, क्या थे, सिगमंड फ्राइड के विचारों से काफी हद तक सहमत थे। लेकिन जिस बात पर सहमत नहीं थे, या मैं यूं कहूं जिस एक कंटेंट पर ये असहमत थे, वो असहमत शब्द था काम प्रवृत्ति। क्या, काम प्रवृत्ति। इस काम प्रवृत्ति से ये दोनों ही क्या थे, असहमत थे। एरिक एरिक्सन असहमत थे, किससे असहमत थे, सिगमंड फ्राइड से असहमत थे। किस शब्द पर असहमत थे, काम प्रवृत्ति शब्द पर असहमत थे। और इसीलिए इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत। और उन्होंने कहा, सिगमंड फ्राइड मानते कि व्यक्ति के विकास में काम शब्द का, या मैं यूं कहूं व्यक्ति के विकास में काम प्रवृत्ति को सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण माना था, वो माना था आपके सिगमंड फ्राइड ने। लेकिन एरिक्सन महोदय मानते हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम प्रवृत्ति जरूरी नहीं है। उन्होंने काम प्रवृत्ति की जगह सामाजिक अनुभूतियों को महत्वपूर्ण माना। क्या माना, सामाजिक अनुभूतियों को महत्वपूर्ण माना। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक, प्रसिद्ध कृति या पुस्तक जिसे आप चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के नाम से जानते हो, उस चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक में उन्होंने कहा भी है कि एक व्यक्ति जैविक और मानसिक प्राणी के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी भी होता है। क्या, एक जैविक और मानसिक प्राणी के साथ साथ जैविक और मानसिक प्राणी के साथ साथ व्यक्ति, सामाजिक प्राणी के साथ साथ व्यक्ति, जैविक और मानसिक प्राणी के साथ साथ व्यक्ति कैसा प्राणी भी है, सामाजिक प्राणी भी है। कैसा प्राणी भी है सर, सामाजिक प्राणी भी है। ये बात किस में कही गई, ये बात कही गई थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में। किस में कही गई थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में। किस में कही गई थी सर, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तिका में इन्होंने ये बात रखी थी। कौन सी, कि एक व्यक्ति जैविक और मानसिक प्राणी के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी है। इन्होंने अपने सिद्धांत में, किस सिद्धांत में, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत इस सिद्धांत को इन्होंने 8 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा सर, 8 भागों में बांटा। जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्होंने भाग बताए थे। और वो जो भाग हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को जीवन अवधि उपागम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवन अवधि उपागम या सिद्धांत के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक डिवाइड है जन्म से लेकर के मृत्यु तक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भाग होने के कारण इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, आपके जीवन अवधि उपागम या जीवन अवधि सिद्धांत के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। वो 8 भाग है कौन कौन से। सबसे बड़ा या मैं ये कहूँ सबसे टफ पॉइंट इसमें यही है कि ये 8 भाग है कौन कौन से। सब लोगों को डाउट रहता है कि भाई एज ग्रुप का क्या है। सभी मनोवैज्ञानिकों की या सभी लेखकों की पुस्तकों में एज ग्रुप अलग अलग रखा है, लेकिन मैंने, मुझको जो बेटर लगा या जो मुझे उचित लगा, बहुत अच्छी गाइडों में जो एक सीक्वेंस दे रखा है, उस सीक्वेंस से मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ इस एज ग्रुप को और उससे संबंधित बातों को। तो देखते हैं, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहो तो।
ओके सर, देखते हैं वो 8 भाग कौन कौन से हैं एरिक्सन के। अच्छा, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं हम आपका। आप मैथ में मेरी तरह हाथ तंग थोड़े हैं आप, जब तंग नहीं है तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं, आपका मैथ का एक टेस्ट ले लेते हैं। सम संख्या तो जानते होंगे ना? हाँ, तो जब सम संख्या आप जानते हो तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। मैं तो जानता नहीं सर। 2 हुई होती है आपकी सम संख्या होती है, और 2 दूने कितने होते हैं? 4, 2 तिया 6, 6 दूने 12, 6 दूने 12 होते हैं, और 6 तिया कितने होते हैं? 18 होते हैं। 6 तिया कितने होते हैं सर? 18 होते हैं। देखो आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, 2, 4, 6, 12, 18, ओके। और 5 गुणा 7 करेंगे तो 35 हो जाएंगे, ओके ना। और 35 में थोड़ा सा 20 जोड़ने पर, थोड़ा सा तो नहीं होता लेकिन बोलने में आ रहा है थोड़ा सा, तो कितना हो गया? 55। और 55 के बाद जैसे आपने एक शब्द सुना होगा स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस होता है ना सर, ऐसे ही एक 55 प्लस होता है। क्या होता है? 55 प्लस या 55 के बाद, 55 के बाद। और 55 के बाद कब तक? मृत्यु तक। कब तक? मृत्यु तक। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे 8 भाग हुए कि नहीं हुए? देखो दोनों ही चीज़ों को हम याद करेंगे, लेकिन जब करेंगे जब पहले एक साइड का हमें याद हो जाए। तो मैंने क्या याद करवाया आपसे? 2, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, 6 दूने 12 और 6 तिया 18। 5 गुणा 7 करने पर 35 आएगा, और 35 में 20 जोड़ने पर 55 आएगा। और 55 में थोड़ा सा एक साइन, हम एक चिन्ह लेके चलेंगे जिसे आप 55 प्लस के नाम से भी जानते हो। अब थोड़ा सा आगे आने पर ये भी देख लेते हैं कि भाई 2 क्या है, ये संख्या जो मैंने लिखाई है वो है क्या। तो वो संख्या आप समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूँ तो 0 से 2, अगर मैं यहाँ पर एक विषम संख्या 3 रख दूँ तो 0 से 2, 3 से 4, और इधर आप देखेंगे कि 5 से 6 हो जाएगा, इधर आप देखेंगे कि 7 से 12 हो जाएगा, इधर आप देखेंगे 13 से 18 हो जाएगा, और इधर आप देखेंगे तो 19 से 35 हो जाएगा, और इधर देखने पर आपका ये एक एज ग्रुप बन जाएगा 36 से 55। एज ग्रुप क्या बन जाएगा आपका? 36 से 55। एक बार आप रिपीट कर लीजिए, कोशिश करिए बोलने की। 2, 4, 6, 12, 18, 35, 55। 55 प्लस मेरे साथ साथ बोलना है। 2, 4, 6, 12, 18, 35, 55। एक बार और रिपीट करेंगे। 2, 4, 6, 12, 18, 35, 55। और एक बार उसको विषम संख्या भी गिन लेते हैं। 0, 3, 5, 7, 13, 19, 36 और 55 प्लस या 55 के बाद, 55 प्लस या 55 के बाद। अब इसमें देखते हैं कि सर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और इसकी कुछ विशेषताएं जो होती हैं इस सिद्धांत की, या इस एज ग्रुप को एरिक्सन ने क्या नाम दिया, इस वाले एज ग्रुप को एरिक्सन ने क्या नाम दिया, इस वाले एज ग्रुप को एरिक्सन ने क्या नाम दिया, इस वाले ग्रुप को क्या नाम दिया। तो वो एक ग्रुप या उस ग्रुप के नाम अपन देख लेते हैं। तो एक छोटा सा जो बालक होता है, उस बालक को अगर आपको लेना है, उसे गोद में खिलाना है अपने में, तो उस बालक का आप पर सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए बताइए। यदि आप एक छोटे से बालक को अपनी गोद में खिलाना चाहते हो तो उस बालक का आप पर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉरी, क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और जब विश्वास जहां होगा वहां पक्का, वहां आसपास में या उसके साथ ही मिला जुला एक शब्द और आता है, अविश्वास। विश्वास और अविश्वास की अवस्था या विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, ये चीज सीख गए। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या नाम दिया एरिक्सन ने? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। क्या नाम दिया? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। अब जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बच्चा आप गोद में खिलाने से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जहां हम उसे गोद में खिलाना चाहते हैं और वो बालक चाहता है कि मैं सिर्फ स्वतंत्र रहूं। क्या रहूं? मैं सिर्फ स्वतंत्र रहूं। और जहां स्वतंत्रता होती है, जहां स्वतंत्रता होती है, आप एक चीज देख लेना, जहां जहां स्वतंत्रता होती है वहां संदेह जरूर होता है। क्या होता है? संदेह जरूर होता है। तो ये जो अवस्था रही वो कौन सी अवस्था रही? स्वतंत्रता संदेह की अवस्था। कौन सी अवस्था रही? स्वतंत्रता संदेह की अवस्था रही। नेक्स्ट आप चलते हो, एक अवस्था आती है बालकों की, जहां छोटे बालक या छोटे भाई बहन
आपस में सबसे ज्यादा जो झगड़ा होता है वो अवस्था मेरे अनुसार तो ये है 5 से 6 वर्ष। कौन सी अवस्था? 5 से 6 वर्ष। इसलिए इस अवस्था को मैं बोलता हूँ, या एरिक्सन बोलते हैं, आत्मबल अपराध भाव की अवस्था। आत्मबल अपराध भाव की अवस्था। आत्मबल अपराध भाव की अवस्था। आपके सामने 3 अवस्थाएं कंप्लीट हो गई। सबसे पहले विश्वास अविश्वास की अवस्था, स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, आत्मबल अपराध भाव की अवस्था। नेक्स्ट आप चलते हो 7 से 12 वर्ष में। अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आपको किसी ने ऑर्डर दिया और आपने वो ऑर्डर पूरा नहीं किया। आपने उस ऑर्डर को अपने से छोटे बच्चों को या अपने छोटे भाई बहन को ऑर्डर दे दिया, और उन्होंने, क्योंकि वो भी तो आपके भाई हैं, उन्होंने वही ऑर्डर अपने से छोटों को जाके ट्रांसफर कर दिया। ये जो ऑर्डरों का जो एक क्रम है, सबसे लास्ट में जो रुकेगा एक छोटे से बालक पर रुकेगा, जहां उसकी एज यही होती है तकरीबन 7 से 12 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में वह बालक सबसे ज्यादा परिश्रम करता है। क्या करता है सर? परिश्रम करता है, हर काम करता है। घर का प्रत्येक काम उसके द्वारा ही होते हैं, छोटे छोटे काम जो भी करने लायक है एक बाल्यावस्था में। इस अवस्था में वो है बालक सबसे ज्यादा काम करता है, और लास्ट में सोते समय और उस बच्चे को कहा जाता है तूने किया ही क्या है। तो डेफिनेटली पूरे दिन से बालक परिश्रम कर रहा है और लास्ट में आप उसे ये कहते हो कि तूने किया ही क्या है, तो उस बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं हीन भाव पैदा हो जाएगी। और इसीलिए इस अवस्था को क्या नाम दिया? परिश्रमहीनता की अवस्था। कौन सी अवस्था? परिश्रमहीनता की अवस्था कहा गया। इस अवस्था में बालक जो बाल्यावस्था में था, अब इस अवस्था में बालक पहुंच चुका है किशोर अवस्था में, जहां वह है समझेगा पहचान भूमिका द्वंद, अपनी कुछ पहचान रखेगा, और उस पहचान के साथ साथ वो बालक उसमें रहेगा भूमिका द्वंद में कि उसका उस घर में क्या भूमिका है। उससे बोला जाता है कि अब तुम इस तरीके की कोई काम मत क्या करो, अब आप बड़े हो, बच्चे नहीं हो। और जब वह बड़े वाला काम करने लग जाता है बालक, तो उससे कहा जाता है कि तुम इतने बड़े भी नहीं हो कि आप इस तरीके के काम करें। तो इसीलिए बालक जो किशोरावस्था में होता है वह ये सोचता है कि यार घर में मेरी इज्जत है कि नहीं है, मेरी कुछ भूमिका है कि नहीं है। तो इसलिए एरिक्सन ने इस अवस्था को क्या नाम दिया? पहचान एवं भूमिका द्वंद की अवस्था। किसकी अवस्था? पहचान एवं भूमिका द्वंद की अवस्था का नाम दिया। नेक्स्ट आप जब देखते हो तो यहाँ के बाद जैसे बालक अपनी अगली अवस्था में गुजरता है, तो उस अगली अवस्था में सबसे ज्यादा एक दोस्ती को अगर घनिष्ठ रूप में देखा जाए, यहाँ पर बालक दोस्ती भी करता है, समलिंगियों के साथ भी दोस्ती करता है, विषमलिंगियों से भी दोस्ती करता है। ठीक है, तो ये जो अवस्था है वो घनिष्ठता की अवस्था होगी। कैसी अवस्था होगी? घनिष्ठता की अवस्था होगी। और जहाँ घनिष्ठता होगी वहाँ 1000% कभी ना कभी अलगाव भी होगा, और इसीलिए इस अवस्था को क्या नाम दिया गया है? घनिष्ठता अलगाव की अवस्था। क्या नाम दिया है सर? घनिष्ठता अलगाव की अवस्था। आप में से कितने जाने देवदास बने बैठे होंगे, और देवदास जब वो थे, कहीं ना कहीं उस देवदास की सिचुएशन में आप एक दूसरे के घनिष्ठ भी होंगे, और जब तुम्हारी पारों को कोई दूसरा ही ले गया, ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा अलगाव भी झेलना पड़ेगा। तो इस अवस्था को क्या कहा गया है? 19 से 35 वर्ष की अवस्था को घनिष्ठता अलगाव की अवस्था क्या कहा गया है सर? घनिष्ठता अलगाव की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट आप चलते हो तो इस अवस्था को कहा जाएगा, अब अलग हो गए, मिले और अच्छी तरीके से मिले, कहा गया घनिष्ठ। और जब अलग हुए और उस अवस्था को क्या कहा गया? अलगाव की अवस्था। उस बालक पर या उस किशोर पर या उस प्रौढ़ पर अब आ गया जिम्मेदारी बढ़ने लगी, शादी भी हो गई बेचारे की। शादी के बाद तो जाहिर सी बात है उसे कमाना तो पड़ेगा। तो अगली अवस्था जो आ रही है आपकी 36 से 55, उस अवस्था को कहा गया है आपके उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था। उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था। कौन सी अवस्था? उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था भी कहा गया है। और उसके बाद इसी अवस्था में बालक या वो जो बालक कहीं था वो अभी प्रौढ़ बन जाता है, एक वृद्धावस्था की ओर चला जाता है, और इस अवस्था को क्या कहा गया है? उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था। उसके बाद 55 प्लस या 55 के जो बाद की जो अवस्था होती है सर, उसे आप कहते हो ईमानदारी निराशा की अवस्था। कौन सी अवस्था? ईमानदारी निराशा की अवस्था के नाम से आप इसको जानते हो। तो एक बार आप रिपीट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को आप कहते हो विश्वास अविश्वास की अवस्था। 3 से 4 वर्ष की अवस्था को स्वतंत्रता संदेह की अवस्था के नाम से जानते हो। 5 से 6 वर्ष की अवस्था को आत्मबल अपराध भाव की अवस्था के नाम से भी जानते हो। 7 से 12 वर्ष को आप परिश्रमहीनता के नाम से भी जानते हो। 13 से 18 वर्ष को पहचान भूमिका द्वंद के नाम से जानते हो। 19 से 35 घनिष्ठता
अलगाव के नाम से भी जानते हो, 36 से 55 उत्पादकता निष्क्रियता के नाम से भी जानते हो, और 55 के बाद या 55 प्लस को आप ईमानदारी निराशा के नाम से भी जानते हो। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसी सिद्धांत में थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपको लेके चलते हैं, जिसे आप एरिक्सन ने कहा था कि प्रत्येक अवस्था में, किसमें, प्रत्येक अवस्था में बालक में एक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। क्या विकसित होता है सर? क्या विकसित होता है? मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। कौन सा गुण विकसित होता है? मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। तो कितने गुण विकसित होंगे? तो जाहिर सी बात है 8 गुण ही विकसित होंगे। और कौन कौन से गुण विकसित होंगे वो भी अपन देख लेते हैं। अब जैसे हमने अभी थोड़ा टेस्ट किया था आपका, वो टेस्ट क्या था सर? आपका टेस्ट ये था कि आपको क्या आने चाहिए थे, गिनतियां और गिनतियों में सम संख्या और विषम संख्या। उसी तरीके से हिंदी का टेस्ट भी ले लेते हैं। आपको सबसे पहला स्वर क्या है? सबसे पहला स्वर बताइएगा आप सब लोग, क्या है सबसे पहला स्वर? अरे बताओ। आ। क्या है? आ। छोटा सा, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, अपन थोड़े ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। सबसे पहला एक स्वर होता है वो क्या होता है? आ। और इसी स्वर में जो मूल स्वर को अपन पढ़ते हैं वो क्या होता है? ई भी होती है और ऊ भी होता है। और एक, चलो इतनी बात कर ली हमने तो थोड़ी सी बात हम सा की भी कर लेते हैं। इसको रिपीट करते चलो। आ ई ऊ सा। क्या? आ ई ऊ सा। आ ई ऊ सा। मेरे साथ साथ रिपीट करो। आ ई ऊ सा। आ ई ऊ सा। अगला आप पढ़ेंगे कर। आ ई ऊ सा कर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्या करना है? देखो आज के समय पे सबसे ज्यादा जो किया जाता है वो क्या किया जाता है? प्यार किया जाता है। हालांकि काम भी बहुत है करने के लायक, लेकिन कुछ करते कहाँ है। ठीक है, मैंने तो पहले भी कहा था कि इस एक जात में हो जरूरी है क्या? आप राजी हर बात में हो जरूरी है क्या? मैं तो कहता हूँ पढ़ाई करो, लेकिन आप करेंगे क्या? कर लेना। नहीं तो ये देखिए ना, आपके लिए लिखी गई है ये लाइन, घनिष्ठता अलगाव, और ये अलगाव प्यार वाली लाइन में भी है। ठीक है, तो ये याद रख लेना सर, अंत में आपको यही आना है। ओके, तो आप आए यहाँ वापस से रिपीट कर लो। आ ई ऊ सा कर प्यार। क्या करना है? प्यार करना है। और प्यार करने के बाद क्या होता है? आप जो सोच रहे हो वो तो नहीं होता, उसे कहते हो देखभाल। क्या कहते हो? देखभाल होती है सर। मेरे बाबू ने खाना खाया, ये जो देखभाल है ना वो सर आपको करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। और जब आप करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपकी इस अवस्था को क्या कहा जाएगा? परिपक्वता। जब आप देखभाल करने के लायक हो जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? परिपक्वता। आपके सामने कुछ वर्ड मैंने लिखे, कुछ अक्षर मैंने लिखे, वो एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। आ ई ऊ सा कर प्यार देखभाल, और उसके बाद परिपक्वता। ये शब्द आपने और कुछ अक्षर आपने पढ़े, तो इसकी फुल फॉर्म अपन पढ़ लेते हैं। आ से बना आशा। विश्वास अविश्वास की अवस्था में कौन सा मनोसामाजिक गुण विकसित होता है? आशा। और ई से इच्छा शक्ति। कौन सा? इच्छा शक्ति मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। ऊ से बना उद्देश्य। क्या बना सर? उद्देश्य मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। नेक्स्ट बना आपका सामर्थ्य। क्या बना सर? सामर्थ्य। नेक्स्ट आपकी बना कर्तव्य परायणता। क्या बना? कर्तव्य परायणता। क्या बना सर? कर्तव्य परायणता। नेक्स्ट आप बना प्यार को दूसरे शब्दों में थोड़ी कुछ कह सकते हैं, प्यार ही होता है सर। देखभाल भी देखभाल ही होता है सर। और आपने अच्छी तरीके से पढ़ा परिपक्वता, तो इसका भी क्या मतलब होगा? परिपक्वता ही इसका क्या होगा सर? मतलब होगा। ये हो जाता है आपका मनोसामाजिक गुण मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के सभी 8 भागों के नाम और उनसे संबंधित, उनसे विकसित एक मनोसामाजिक गुण। क्या? मनोसामाजिक गुण। तो एक बार आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एक बार देख लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को विश्वास अविश्वास की अवस्था कहते हैं, जिसमें आशा मनोसामाजिक गुण नामक गुण विकसित होता है। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में स्वतंत्रता संदेह की अवस्था होती है, जिसमें इच्छा शक्ति नामक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। नेक्स्ट 5 से 6 वर्ष की अवस्था, जिसमें आत्म बल अपराध भाव की अवस्था कहा जाता है, जिसमें उद्देश्य का गुण विकसित होता है। किसका गुण विकसित होता है? उद्देश्य का गुण विकसित होता है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था परिश्रमहीनता की अवस्था, जिसमें सामर्थ्य का गुण विकसित होता है। 13 से 18 वर्ष जिसमें पहचान गुण का द्वंद्व, जिसमें
कर्तव्य परायणता का गुण विकसित होता है 1935 वर्ष, जिसे आप घनिष्ठता अलगाव की अवस्था कहते हो, जिसमें कौन सा गुण विकसित होता है? प्यार गुण विकसित होता है। 36 से 55 उत्पादक निष्क्रियता की अवस्था कहते हैं, जिसमें देखभाल नामक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। और 55 के बाद जिसे ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था कहते हैं, जिसमें परिपक्वता मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। तो ये आपका मनोसामाजिक गुण विकसित, ये मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कंप्लीट हुआ, उसे आप पढ़िए और आपके इसी प्यार की वजह से हमें भी थोड़ा संबल मिलता है, थोड़ी ऊर्जा मिलती है इस तरीके की वीडियो बनाने में। अगर आपको थोड़ा भी यहाँ से कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को और थोड़ा सा आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें, दोस्तों से कहीं भी इसे सब्सक्राइब, लाइव और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी साइकोलॉजी का टॉपिक जो आपको सबसे टफ लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, उस टॉपिक को हम आपके साथ कुछ शॉर्ट ट्रिकों के साथ इजी तरीके से, बहुत साधारण और सहज और सरल भाषा में आपके साथ जुड़ेंगे, आपके सामने उस टॉपिक को लेकर के आएंगे। तो आपको जो टॉपिक साइकोलॉजी में सबसे कठिन लगता है उसकी एक कमेंट आप हमें डालिए, और ये जो टॉपिक है, जिस सिद्धांत को मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, वो किसी कमेंट की ही वजह से आपके सामने रखा गया है, नहीं तो हम सीक्वेंसली पढ़ते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको सबसे टफ लगता है साइकोलॉजी में, वो हमें आप बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे लिए जो भी आप कमेंट हमें आप बताना चाहते हो, अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो वो सुझाव आपके सभी क्या निमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर आगे।